नमस्कार, मैं हूं सुनील सत्यम, डिप्टी कमिश्नर, स्टेट जीएसटी। आप स्टूडेंट से आज वार्ता करनी है कि सरकारी नौकरी कैसे पाएँ? आखिर सरकारी नौकरी जीवन में हमको मिलती कैसे है? तो इसके लिए सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स बात ये है कि आपके पास जो भी सरकारी नौकरी हो, जिस भी लेवल की सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हैं, वो चाहे चाहे प्राइमरी टीचर से लेके और देश की सर्वोच्च सिविल सेवा तक आईएएस पीसीएस बनने तक हो। सबसे पहले तो उसके लिए आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। आप सभी को पता है कि जो भी वैकेंसीज आती हैं, उन सब वैकेंसीज की एक निश्चित क्वालिफिकेशंस होती है, उसको हमें पूरा करना होता है। जैसे सिविल सर्विसेज के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके कितने भी परसेंटेज हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। बस आपको जो निर्धारित पैटर्न है, जो सिलेबस दिया गया है वेबसाइट्स पर, उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है और उसका एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने अंदर उस लेवल की योग्यता विकसित करनी होगी। वास्तव में हम लोगों की एक प्रवृत्ति होती है, बेसिक प्रवृत्ति ह्यूमन नेचर है हमारा कि हम अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहते हैं। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी चाहते हैं, और सिक्योरिटी मिलती है ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? जैसे हम कुछ भी करके, बीएड करके, बीटीसी करके या कोई डिप्लोमा करके कोई ना कोई नौकरी पाना चाहते हैं। तो ये है एक परंपरागत मेथड, और इस परंपरागत मेथड के माध्यम से ही सरकारी नौकरियां मिलती हैं। एक दूसरा मेथड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड, जिसमें आप जो है बियॉन्ड ट्रेडिशनल लाइंस जाके सोचते हैं। वहाँ सरकारी नौकरी नहीं मिलती आपको, वहाँ आप सरकारी नौकरी से भी अच्छा कर सकते हैं। आपने कोई स्टार्टअप लगा दिया, सब लोगों के लिए तो सरकारी नौकरी नहीं। सरकारी नौकरी क्या है? कुल नौकरियों का 1% से भी कम सरकारी नौकरियाँ होती है। लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे परिवेश में पले बड़े होते हैं, तो हमको जीवन में एक सुरक्षा का भाव चाहिए, और सुरक्षा का भाव हम लोग समझते हैं कि भाई एक अच्छी नौकरी हो, उसके बाद अच्छा शादी हो जाए और घर बार स्थापित हो जाए। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा मेथड है, उस मेथड की हमको यहाँ चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हम सरकारी नौकरी कैसे मिले इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी कंपटीशन के लिए, एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको उस लेवल की एजुकेशन हासिल करने से मिलती है। जैसे मैंने अभी बताया, आपको ग्रेजुएशन चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो फोर्थ ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की होती हैं, उनके लिए ट्वेल्थ भी चलता है। कुछ स्पेसिफिक होती हैं जिनके लिए एक स्पेशल डिग्री आपको चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आपको पीसीएस के माध्यम से बीएससी बनना है, बेसिक शिक्षा अधिकारी बनना है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना जरूरी है। तो ये इस तरह की इसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको लगना है, और सबसे पहले है कि आपको अपना जो बेसिक एजुकेशन है, वो चाहे ट्वेल्थ रिक्वायरमेंट है या किसी में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट, वो आपको बहुत ही थोरोली करनी चाहिए। अब जनरली क्या होता है, जब हम स्टूडेंट होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हम कैरियर ओरिएंटेड नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण प्रवेश के जो छात्र होते हैं, हम लोग, मैं भी उन्हीं में से शामिल हूँ। जैसे जैसे हम अपर क्लास की तरफ जाते हैं कि ट्वेल्थ कर लिया, अब क्या करें, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन में हमारे सामने संकट रहता है, बीए करें, बीएससी करें कि क्या करें। तो हम कर लेते हैं। उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हम तुम अपने आप को बियाबान जंगल, एक शब्द होता है, बियाबान जंगल में पाते हैं कि अब क्या करें। तो ऐसे में उस समय कुछ लोगों को कहीं से गाइडेंस मिल जाती है कि सिविल सर्विस कर लो, कुछ को लगता है कि एसएससी कर लो, कुछ को लगता है कि सीजीएल कर लो। अलग अलग लेवल के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो जनरली हम तैयारी उसी लेवल पे आके करते हैं। तो ऐसे में फिर से हमको वही चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ा, उनको थोरोली हमें स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि जो यूपी पीसीएस का, एमपी पीसीएस का या यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसमें वही चीज़ें हैं जो हमने ग्रेजुएशन तक पढ़नी होती हैं। तो इसलिए अब हमको एक स्पेशली तैयारी के नाम पे लगना पड़ता है कि हम तैयारी कर रहे हैं भाई, एक ये है। तो उसके लिए ये भी है, चलो जैसे भी है, जब जागो तभी सवेरा। अब आपने ग्रेजुएशन लेवल तक का, ट्वेल्थ लेवल तक का जो सिलेबस है, खासकर किसी भी कोचिंग में आप चले जाइए, किसी भी अच्छे ट्यूटर के पास चले जाइए, वो आपको सबसे पहले कहेगा कि आप ट्वेल्थ तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लीजिए। तो यही बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। उसमें फिर एडिशनल चीज़ें होती रहती हैं। आपको सबसे पहले ट्वेल्थ लेवल तक की एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जो बुक्स आती हैं, जो हमारे सभी बोर्ड्स में, अभी यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक चलने लगी हैं, और सीबीएसई में तो चलती हैं, आईसीएसई में भी चलती है। तो उन सीबीएसई की, जो उन एनसीईआरटी की पुस्तकों को हमें थोरोली पढ़ना है। खासकर टेंथ लेवल तक की साइंस मैथ भी आपको पढ़नी है, लेकिन टेंथ के बाद आप साइंस मैथ को छोड़ सकते हैं। और ट्वेल्थ लेवल तक की जो ह्यूमैनिटीज़ की बुक्स हैं, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, वो सब आपको थोरोली पढ़ना है। उनका सबका एक सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। तो उस लेवल की जब कंपटीशन की तैयारी आप करते हैं, फिर एडिशनली होता है कि जनरल स्टडीज़ और जनरल स्टडीज़ एंड जीके, करंट अफेयर्स। तो जनरल स्टडीज़ एंड जीके में क्या होता है? जीके में फैक्चुअल एनालिसिस होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और जो जीएस होता है, उसमें चीज़ों का
अप्लाइड पार्ट ऑफ द थिंग्स वो आपसे उस पे सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के हमारे आसपास दिन प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं कोई कंपटीशन हो रहा है इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल लेवल का कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, उसमें किसने मेडल जीता, किस खेल में जीता, किस देश का कौन राष्ट्रपति है, किस देश का कौन प्रधानमंत्री है, राजधानी कहाँ है, उनकी करेंसी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन वो जीके में वो करंट अफेयर्स का पार्ट होते हैं। तो ये लेवल का आपको करना है। फिर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद एनसीईआरटी की बुक्स अपने आप से पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आप जब कोचिंग करने भी कहीं जाएं तो जब कोचिंग में एक ट्यूटर आपको पढ़ाए तो चीज़ें आपके सिर के ऊपर से ना गुजर जाएं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेके वहाँ जाना है। फिर सबसे पहले जब आपने ये काम कर लिया, आपने एजुकेशन अच्छे से कर ली, आपने एनसीईआरटी की बुक्स अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद आपके लिए आता है स्टेप आता है कि आपको कोचिंग करनी है कि सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी के लिए आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे जिनके पैकेजेस भी आते हैं वो भी आते हैं। और इसके अलावा फिजिकली जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी आप जाके कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक राय है आपको कि आप जिस भी कोचिंग में, यदि फिजिकली आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो उस कोचिंग में आप फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन न लें। क्यों, उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि आप किसी कोचिंग में जाए तो वहाँ फाउंडेशन कोर्स का मतलब everything which is needed that will be taught in that institution। वो चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, सब आपको वो पढ़ाएंगे। अब क्या होता है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ज्योग्राफी हिस्ट्री का टीचर अच्छा है, किसी में भाई एसएसटी का अच्छा है। तो इस तरह से एक ही इंस्टीट्यूशन में सारे टीचर्स अच्छे हों ये संभव नहीं होता, सामान्यतः संभव नहीं होता। इसलिए आप वहाँ जाके फंस जाते हैं। पैसा आपने फाउंडेशन का थ्रू में दे दिया, बाद में आएगा यहाँ यहाँ तो एसएसटी तो समझ में नहीं आती, सिर के ऊपर से निकल जाती है। यार ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पढ़ाते हैं वो मेरी समझ में नहीं आती, सिर के ऊपर से निकल जाती है। अच्छा वो फलां कोचिंग में जो है वो टीचर सारे हैं, उनका बहुत अच्छा मेथड है, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आती है। इसलिए कोचिंग सेंटर में फाउंडेशन की बजाय कई सारे कोचिंग सेंटर वो कैप्सूल कोर्सेज चलाते हैं। जैसे हिस्ट्री का अलग चलाएंगे, ज्योग्राफी का अलग चलाएंगे, इकोनॉमिक्स का अलग चलाएंगे, ये जनरल स्टडीज के पार्ट के रूप में वो चलाते हैं। तो इसलिए आप कैप्सूल कोर्स कर ली, उससे आप लुटने पिटने से बच जाएंगे और अच्छे टीचर्स की, अच्छे ट्यूटर्स की आप सर्विसेज ले पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर कोई कोचिंग लेनी है तो वहाँ भी सबसे पहले मेरा सजेशन आपको है कि जो भी ट्यूटर्स हैं उन ट्यूटर्स का बैकग्राउंड आपको चेक कर लेना है। वो ट्यूटर जो आपको पढ़ा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, क्या वो किसी कंपटीशन में पास हुआ है, कोई उसने नौकरी करी है या नहीं करी, ये सारी चीज़ें भी आपको पता कर लेनी। या फिर आपको ये भी पता कर लेना अपने सोर्सेज से कि जो टीचर के आप जा रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा होगा, वो दुनिया की नज़रों में जिसको सक्सेसफुल कहते हैं वो नौकरी पाने के बाद माना जाता है, लेकिन वो नहीं होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा नहीं होता। अच्छा टीचर वो भी हो सकता है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी बेस्ट हो सकता है। लेकिन उसके रिजल्ट्स पर एक बार नज़र मार लीजिए। आप मार्केट में जाएँ, स्टूडेंट्स जो आप वहाँ पहले से पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि भाई इनका सर का रिजल्ट कैसा है, इनके बच्चे कौन-कौन का सिलेक्शन हुआ, किस-किस का सिलेक्शन, तो उससे एक ओवरव्यू आपको मिल जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जैसे हम जो बच्चे तैयारी करने वाले तो हैं होते हैं, कुछ बच्चों के लिए वन डे एग्जाम होता है क्योंकि उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो उतना साउंड नहीं होता है कि भाई वो हर आदमी ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सके या एसएससी की तैयारी कर सके। तो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है उनको दौड़ लगानी है, डिप्स लगाने हैं और यूपी पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी करनी है। कुछ का एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है तो उनको दौड़ दाड़ लगाना है, एक्सरसाइज करना है और उनको एसआई का एग्जाम देना है। तो सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती है। प्रायोरिटीज़ डिपेंड अपॉन दियर डेमोग्राफिक सिचुएशंस। वो किस डेमोग्राफी से आते हैं, किस तरह का उनका परिवेश है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके गोल्स क्या है, उन्होंने जो सेट किया कि उनको नौकरी कौन सी करनी है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरी नज़र में है वह यह है कि अब हम जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको एग्ज़ाम की बेसिक्स के बारे में जान लेना चाहिए। कई बच्चे आते हैं कि वो एग्ज़ाम में, खासकर जहाँ फिजिकली एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं, उनमें गड़बड़ी की संभावना रहती है। आजकल तो वैसे ज़्यादातर एग्जाम्स जो है ऑनलाइन होने लगते हैं। आपको अपने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी वो ठीक से भरनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ हो, अपने नाम की स्पेलिंग हो, फादर के नाम की स्पेलिंग हो, वो सारी चीज़ें आपको उसमें अच्छे से फिलअप करनी है। दूसरा ये कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएँ तो वहाँ पे भी आपसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो कि पता चला आप बात करते पाए गए, इन्विजिलेटर आए और उन्होंने आपको अनफेयर मीन्स में जो है डिबार कर दिया एग्ज़ाम से, तो समस्या पैदा हो सकती है। तो एग्ज़ाम में बहुत डिसिप्लिन वे में आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है। आगे पीछे ना पूछे, दाएँ बाएँ आजू बाजू उधर ना देखे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम एग्ज़ाम करने बैठते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं। एमसीक्यू आते हैं तो एमसीक्यू में पहले हमको वो क्वेश्चन करने हैं जो हम जिनके बारे में एकदम कॉन्फिडेंट हैं कि ये हमें आता है, इसका आंसर ये है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है,
तो उसमें हिंदी नहीं दिया, हिंदी सबसे ज़्यादा बोली तो हिंदी नहीं दिया, तो दे दिया बंगाली, तेलुगु, मराठी, कोंकणी, कर्नाटकी ऐसे। तो अब अगर इसमें आपको ये कन्फर्म है कि नहीं भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरे नंबर की भाषा बंगाली है, क्योंकि हिंदी ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर बंगाली होगा, तब तो आप उसको कर दीजिए। लेकिन आपको कन्फ्यूजन है कि भाई बंगाली है कि तमिल है कि तेलुगु है, दो में से, या बंगाली, मुझे यार लग रहा है कि बंगाली है या तेलुगु है। जब ऐसे में कन्फ्यूजन की एक सिचुएशन बन जाए, तो मेरा ये मानना है कि आपके दिमाग में उसका जो आंसर पहली बार में स्ट्राइक करता है उसको आप चुन लीजिए। 99.99% केसेस में आंसर वही होता है जो आपके दिमाग में पहली बार में स्ट्राइक करता है। तो ऐसा है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, पहले इसलिए जिन पे आप फुल कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस कि ये एग्जाम का आंसर, इस क्वेश्चन का यह आंसर, तो उसको आप पहली बार में करें। ऐसे सारे क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप आइए जिनमें आपको 50-50 कन्फ्यूजन है, यार बंगाली हो सकती है या तमिल हो सकती है, तो, तो फिर उनको करिए आप। जिनमें आपको कन्फ्यूजन है तो उनमें मैंने बताया कि जो पहले आए उसको कर दीजिए। इसके बाद जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, ब्लंटली आप उसका आंसर देने जा रहे हैं, तो उसको प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको वहाँ से निकाल देगी। अब नेगेटिव मार्किंग का एक लालच होता है, यार ये चलो अगर ठीक हो गया तो देखो हमें जो है दो में से 2 नंबर मिल जाएगा, और ये गलत हो गया तो 25% कटेगा, यानी आधा नंबर कटेगा। तो यार सही हो जाए तो 1.5 नंबर मिल जाएगा, गलत हो जाए तो आधा ही तो कटेगा। ये मैथमेटिक्स ना लगाएं। इसलिए जो बिल्कुल नहीं आता है उसमें जय हनुमान मेथड, यानी हनुमान जी का नाम लेके जो समझ में आया वो लगा दी, ये बिल्कुल न करें। जितने आपको अच्छे से आते हैं, जिनमें थोड़ा 50-50 का कन्फ्यूजन, उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और खुद में, अपने आप में और ईश्वर में भरोसा रखें। धैर्य के साथ परीक्षा दें, परीक्षा के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दें। परिणाम की चिंता नहीं करनी है, परिणाम जो भी आएगा, परिणाम आने के बाद में आपको ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं हुआ। परिणाम आने के बाद में अगर नेगेटिव परिणाम आता है तो आपको अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है, क्योंकि आपको ये एनालिसिस करना है कि मेरा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मेरा इसलिए नहीं हुआ कि कंपटीशन में जो बाकी लोग बैठे थे उनकी परफॉर्मेंस मुझसे ज़्यादा थी। इस बार अगली बार के लिए मुझे अपनी परफॉर्मेंस को उन लोगों से अच्छा करना है जो मेरे साथ बैठेंगे। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आपको चलना है और एग्जाम की उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तब जा करके आपको एक सरकारी नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है। उस गवर्नमेंट जॉब के लिए ये तो थी कॉम्पिटिटिव तैयारी। फिर आपको अपना उसी डिपार्टमेंट के हिसाब से, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अंदर की इंटरनल चीज़ें जो आपके एक्ट्स होंगे, रूल्स होंगे, वो आपको ट्रेनिंग में बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। फिर उसका एक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है, और वहाँ भी आप पॉजिटिव तरीके से सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आपको काम करना है। देश को डेवलपमेंट के रोड पर आगे ले जाना है। देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 2047 तक भारत को हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ला करेंगे। तो उस लक्ष्य को लेकर के फिर हमको काम करना है, क्योंकि सरकारी नौकरी का मतलब ये है कि आप छोटे लेवल पे हैं या बड़े लेवल पे। सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 है इस देश प्रदेश में, हमारे प्रदेश में भी चलती है। तो उस आचरण नियमावली के फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपको गवर्नमेंट को की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए परफॉर्म करना है। तो इस तरह से आप सरकारी नौकरी, मैंने आपको बताया कि कैसे आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके लिए आप तैयारी करिए। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि हम लोग सिस्टमेटिकली एक ओरिएंटेशन कोर्स इस पे रखने वाले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऑनलाइन यूट्यूब पर। उसमें आप लोगों के जैसे जैसे कमेंट आएंगे फिर उसी हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि कंपटीशन के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमने कंपटीशन क्योंकि फेस किया है और उसमें सफलता भी पाई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक फेल्योर के पास नहीं होती हैं। वो फेल्योर को मैं ये नहीं कहता कि वो हमसे कम, जो फेल्योर हैं उसमें हमसे ज़्यादा योग्य भी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट मिल जाएंगे। एक से एक मिलेगा, माइंडेड मिलेगा, ब्रिलियंट मिलेगा। वो हमसे ज़्यादा तेज़ तर्रार होते हैं और उनका दिमाग भी हमसे ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमारे पास होते हैं, क्योंकि तभी तो हमने सक्सेस पाई है, तभी तो हम उस मेरिट में आ पाए हैं कि कुछ तो खास होगा, कुछ तो लगो। तो वो टिप्स जो हैं, वो सक्सेस सीक्रेट्स आपको आने वाली क्लासेस में हम आपको देंगे निश्चित रूप से। और आपको ये अगर वीडियो, ये आपको काउंसलिंग अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।